Hey guys, welcome back to my last lecture on class 12 chapter 10 microbes and human welfare। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम जो दो टॉपिक डील करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो वेट क्या करना, लेट अस मूव डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। सबसे पहले माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। सवाल उठता है आखिर इसका मतलब क्या है, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। मैं आपको बताती हूं। हमें पता है कि हमारे जो फील्ड्स हैं, इस फील्ड्स में जो क्रॉप्स उगते हैं, वी आर ग्रोइंग प्लांट्स। मैं सिर्फ ऐसे फटाफट क्रॉप्स बना दूं, राइट। इस क्रॉप्स पर पेस्ट लग जाते हैं। पेस्ट कीड़े मकोड़े जो हमारे आई एम जस्ट मेकिंग सम इंसेक्ट्स जो सॉइल में भी होते हैं बहुत सारे, राइट, जो हमारे ईल्ड को खत्म कर देते हैं। हम करते क्या है, नॉर्मली इनसे बचने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड आपको नाम से पता है, पेस्ट यानी कि ये जो आपके पेस्ट है जो आपके अनाज को खत्म करते हैं। साइड मीन्स किल। सो पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो इन पेस्ट को किल कर देते हैं, राइट। जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है वो आप देख लो। पेस्टिसाइड का मैं यहां पर डिसएडवांटेज लिखती हूं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि पेस्टिसाइड सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। आपने जब सॉइल में पेस्टिसाइड डाला, वेरी गुड, आपने बहुत सारी दवाइयां छिड़क दी। आपने सपोज यहां पर छिड़का, लेट मी चेंज द कलर से, आपने यहां छिड़का, मैं व्हाइट से बना रही हूं इस पेस्ट को मारने के लिए, बट इसमें से कुछ स्प्रे होकर जमीन में भी तो आ जाएगा। जमीन में आ जाएगा तो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा। जब सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, तुम खुद से सोचो। जब सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा तो ये सॉइल से जब ये प्लांट्स रूट से पानी एंड मिनरल अब्सॉर्ब करेंगे, जब ये पानी एंड मिनरल्स रूट से अब्सॉर्ब करेंगे ये प्लांट्स, तो साथ में क्या करेंगे, ये केमिकल को भी अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये केमिकल भी इनके बॉडी में अब्सॉर्ब होकर चला जाएगा। और जब हम इनको, और आपको पता है आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि नॉर्मली ये केमिकल्स बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, यानी कि ये फूड चेन में मैग्नीफाई करते हैं। ये प्लांट में सपोज 10 है, जब इसको ग्रास हॉपर खाएगा तो मे बी ये आपका 15 हो जाएगा। जब इसको बर्ड खाएगा तो मे बी ये 25 हो जाएगा। और जब ह्यूमन बीइंग इस बर्ड को खाएगा तो हमारे में ये हो जाएगा 50, यानी कि ये मैग्नीफाई करता है। और हमारे में आते आते इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि ये बहुत सारी बीमारियां यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स इट पॉल्यूट्स द सॉइल, पहला। सेकेंड, it is also biomagnified in the food chain such that इसका harmful effect goes on increasing with the next ट्रोफिक लेवल ऑर्गेनिज्म। इसका हार्मफुल इफेक्ट हर ट्रोफिक लेवल के साथ मैग्नीफाई होता चला जाता है, ठीक। सेकेंड, थर्ड चीज मैं बता दूं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं। एक तो ऐसे ही हमारे पास जमीन कम है, ठीक है, रहने के लिए और उगाने के लिए, और अगर उस भी कुछ जमीन बंजर हो जाएगा तो हम इतने सारा ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना कहां से खिलाएंगे। दे मेक द सॉइल इनफर्टाइल, ठीक। फोर्थ, अभी तो मैं बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस बता रही हूं। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, ये काफी फार्मिंग के प्रोसेस को एक्सपेंसिव कर देता है, क्योंकि ये दवाइयां काफी महंगी आती हैं तो फार्मर को बेचारे को बहुत महंगा पड़ जाता है, तो बहुत मुनाफा नहीं रहता। अगर वो 10 रुपए किलो बेच रहा है तो उसको उगाने में ही 8 रुपया पड़ जा रहा है, बिकॉज दीज पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, काफी महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस आप छोटे क्लास से जानते होंगे, बट अब मैं जो बताऊंगी दिस इज समथिंग स्पेशलाइज्ड जो आपके हायर क्लासेस के साथ एसोसिएटेड है, और वो ये है, इस बात को ध्यान से सुनना। अब जो मैं डिसएडवांटेज बता रही हूं वो ये है, मुझे थोड़ा जगह चाहिएगा, सो मैं एक बार इसको मिटा देती हूं। जो दैट डिसएडवांटेज इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज दैट, यहां जो फिफ्थ पॉइंट,
ये जो हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, ये जो हम केमिकल यानी कि दवा का छिड़काव करते हैं, पहली बात ये पेस्ट को इरेडिकेट कर देते हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या है? इरेडिकेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो उसे जड़ से खत्म कर देते हैं। ये सारा पेस्ट खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे मैम इसमें टेंशन की कौन सी बात है? कितनी अच्छी बात है कि अगर ये सब जड़ से खत्म हो गए तो सारा हेडेक खत्म हो गया। नहीं, क्यों? इस बात को ध्यान से समझो। ये आपके लिए पेस्ट है क्योंकि ये आपको लग रहा है आपका क्रॉप नष्ट कर रहे, बट ये एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरल सोर्स से फूड ले रहा है। भाई इकोसिस्टम में, नेचर में तो हर ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे है? भाई ईटिंग एंड बीइंग ईटन। हम सब किसी को खा रहे हैं और किसी द्वारा खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबका पोषण चल रहा है, न्यूट्रिशन चल रहा है और सारे जिंदा है। नेचर में हर ऑर्गेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कहा जाता है कोई भी सॉइल में डाइवर्सिटी, जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उतना वहां पर फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम आपको इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और उतना स्टेबल वो इकोसिस्टम होता है। अगर आपने से ये मेरा एक पेस्ट था, सपोज ये मेरा आर्थ्रोपोड है, ये पेस्ट है, इसको सपोज बर्ड खाती है। अगर आपने ये सारे इंसेक्ट को खत्म हो गया तो कल बर्ड भी तो भूख से मर जाएगी, और सपोज बर्ड को स्नेक खाता है तो स्नेक भी तो मर जाएगा। तो इकोसिस्टम में क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी पेस्ट को इरेडिकेट कर देते हैं। एंड नेचर में हर ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपके लिए पेस्ट है, मेरे लिए पेस्ट है, क्योंकि हमको लगता है हमारे अनाज को खा रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ईच वन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आप इनमें से किसी एक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसको आप पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो इन पे डिपेंडेंट है, इनका पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक इनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आई होप यू गॉट इट। ये इरेडिकेट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एंड सिक्स्थ, ये पेस्ट को तो मारते ही हैं, इसके साथ साथ ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव होने की वजह से ये बहुत सारे यूजफुल पैरासाइट्स एंड इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं। बीइंग नॉन सेलेक्टिव, दे ऑल्सो किल मेनी यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स एंड पेस्ट्स, नॉट पेस्ट बट ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे यूजफुल को भी मार देते। कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पॉपुलेशन है, उसमें मुझे सपोज 5 आदमी से एक भीड़ लगी हुई है, वहां 50 आदमी खड़े हुए, उसमें केवल मुझे 5 आदमी से प्रॉब्लम है, और मैं चाहती हूं मैं एक जहरीला गैस छोड़ दूं ताकि वो लोग उसको जहर को लेकर वो 5 आदमी मर जाए। लेकिन होगा क्या? उसमें जितने निर्दोष लोग हैं वो भी तो मर जाएंगे। जब हम गैस छोड़ेंगे तो इवन द गुड पीपल दे विल डाई। यही तो होता है दंगे फसाद में, 2-4 आदमी के चक्कर में पूरा आपका पूरा मॉब बेचारा लपेट में आ जाता है। तो ये इसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट? तो मैं आपको ये बता रही थी, नेचुरली जो हम क्रॉप्स उगाते हैं इसमें पेस्ट लगते हैं। ये पेस्ट हमारे क्रॉप का यील्ड कम कर देते हैं, या जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल में हम लोग इन पेस्ट से बचने के लिए जो केमिकल छिड़काव करते हैं, उस केमिकल को हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड। लेकिन ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। एक तो ये सॉइल को पॉल्यूट करता है, ये बायोमैग्नीफाई करता है, इसके अलावा सॉइल को इनफर्टाइल करता है, एग्रीकल्चर के प्रोसेस को एक्सपेंसिव कर देता है। इसके अलावा ये यूजफुल, ये पेस्ट को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देता है। एंड ये नॉन सेलेक्टिव है, तो बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को भी ये मार डालता है, राइट? बायो कर तो अब हमने क्या सोचा, इस पेस्टिसाइड का क्या विकल्प, क्या ऑल्टरनेटिव खोजें? ठीक, दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज विद अस। इसका क्या ऑल्टरनेटिव खोजें? ठीक, हमने क्या सोचा, रादर देन ये केमिकल पेस्टिसाइड, इस केमिकल के इस्तेमाल करने से अच्छा है हम इसके नेचुरल प्रीडेटर को यहां डाल देते। सपोज ये एक इंसेक्ट है और हमें पता लगा इस इंसेक्ट को खाता है से ड्रैगन फ्लाई। से मुझे पता है ड्रैगन फ्लाई क्या है, मैं आपको दिखा दूं।
ये दिख रहा है आपको ड्रैगन फ्लाई, मुझे पता है ये एक तरह का इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट को ड्रैगन फ्लाई खाता है। तो हम करेंगे क्या, हम केवल केमिकल छिड़कने से अच्छा यहां पर ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देंगे। ये ड्रैगन फ्लाई इन पेस्ट को खा लेगा तो अपने आप क्या होगा, इनकी संख्या कम हो जाएगी, मैनेजेबल लेवल पर होगी, इरेडिकेट नहीं होगी। आपने आज तक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं देखा होगा जिसने इरेडिकेट कर दिया, यानी कि जड़ से खत्म कर दिया, ऐसा आपने एक भी नहीं देखा होगा, राइट। ये नॉर्मली क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली कोई भी प्रीडेटर अपने प्रे को तभी तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाए, बल्कि वो कुछ छोड़ देता है उसको पॉपुलेट करने के लिए ताकि उसको हमेशा मिलता रहे। तो इससे होगा क्या कि आपका एक तो सॉइल पॉल्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका कोई केमिकल का छिड़काव नहीं हो रहा, बायोमैग्निफिकेशन नहीं होगा, सॉइल इनफर्टाइल नहीं होगा, ये प्रोसेस एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पेस्ट इरेडिकेट नहीं होगा, केवल उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा, काफी कंट्रोल में आ जाएगा ताकि मेरा ये धान उतना खराब से खराब ना करे। एंड इसमें जो आपके हार्मफुल जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं वो यूजफुल इंसेक्ट्स भी आपके किल नहीं होंगे। सो व्हेन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग दीज पैथोजेंस, राइट, ये जो आपके पैथोजेंस है या पेस्ट है, पैथोजन तो नहीं कहेंगे, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तब इसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो मीन्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो व्हाट इज बायो कंट्रोल? बायो कंट्रोल बेसिकली रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। यहां पर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। प्लांट के डिजीजेस एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या हम दवाई का छिड़काव नहीं करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नेचुरल प्रिडेशन पर रिलाई करता है, भरोसा करता है, रादर देन ऑन द इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। यहाँ केमिकल्स का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक। सो अब आपको समझ में आ गया व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स को हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। हम बहुत सारे माइक्रोब को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माइक्रोब का ह्यूमन वेलफेयर में एज बायो कंट्रोल एजेंट भी रोल है। अब आ जाते हैं एक ऑर्गेनिक गार्डन, वो होता है जहां पर हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां इंसेक्ट्स आर नॉट इरेडिकेटेड, ऐसा गार्डन जहां केमिकल का छिड़काव नहीं कर रहे, रादर उसके प्रीडेटर को डाल रहे हैं उसका संख्या यानी कि पॉपुलेशन कम करने के लिए। इस गार्डन को हम ऑर्गेनिक गार्डन बोलते हैं। ऑर्गेनिक गार्डन में यहाँ किसी तरह के केमिकल का छिड़काव नहीं होता, रादर, ठीक है, चेक एंड बैलेंस है। यानी कि हम यहाँ पर करेंगे क्या, अगर मेरा कोई पेस्ट ज्यादा हो गया है तो उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया कोई एक से ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई ज्यादा नहीं हो जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पर डाल दिया से फ्रॉग्स, क्योंकि फ्रॉग्स ड्रैगन फ्लाई खाते हैं, एंड फ्रॉग ज्यादा नहीं हो जाए तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ स्नेक डाल दिया। यानी कि यहाँ पर हम कर क्या रहे, यहाँ पर कोई भी पेस्ट इरेडिकेटेड नहीं होता, इसको केवल मैनेजेबल लेवल पे रखा जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये इसको चेक कर रहा है, ठीक है, ये इसको चेक कर रहा है, ये इसके पॉपुलेशन को चेक कर रहा है, तो यहाँ केवल चेक एंड बैलेंस है। तुम अगर बढ़ गए, ड्रैगन फ्लाई बढ़ दिए तो हम मेंढक डाल देंगे, है ना, इंसेक्ट बढ़ गया तो ड्रैगन फ्लाई डाल देंगे, मेंढक बढ़ गया तो सांप डाल देंगे। यानी कि यहाँ एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस हम कर रहे हैं, ठीक। द बेनिफिशियल प्रीडेटरी पैरासाइट, इसका एक और एडवांटेज क्या है, जो बेनिफिशियल पैरासाइट्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं जो इन पेस्ट पर डिपेंड करते हैं, इस पेस्ट पर भी तो कोई इंसेक्ट डिपेंड करता होगा ना एज अ फूड, अगर आप इसको खत्म कर देते तो ये इंसेक्ट भी तो मर जाता, ठीक। दे आर एबल टू सर्वाइव। आप कुछ हम आपको एग्जाम्पल बता रहे, यहां देखो एक इंसेक्ट है, इसका नाम है लेडी बर्ड बीटल। इस इंसेक्ट का नाम क्या है, लेडी बर्ड बीटल, और इसको हम लोग यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड। ये देखो एक तरह का पेस्ट है एफिड, ये यहां पर बना हुआ है।
इस एफिड को क्लियर करने के लिए हम दवाई का छिड़काव नहीं करते, हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? लेडी बर्ड इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रैगन फ्लाईज। ये देखो आपका ड्रैगन फ्लाई है, इस ड्रैगन फ्लाई का हम इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। तो अब आपको कुछ एग्जांपल्स पढ़ना है बायो कंट्रोल एजेंट का। पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया? लेडी बर्ड बीटल किसको कंट्रोल करता है? एफिड को। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया? ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है? आपके मॉस्किटो की पॉपुलेशन को। थर्ड आ जाओ, एक माइक्रोब है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है बैसिलस थिरिनजेनेसिस। मैंने आपको ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में बैसिलस थिरिनजेनेसिस के बारे में बता दिया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस बैसिलस थिरिनजेनेसिस। ये है क्या? आपको पता है ये एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थिरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन, सपोज ये मेरा एक प्लांट है, ये प्लांट एक इंसेक्ट के लार्वा से, है ना, ये एक इंसेक्ट का लार्वा है, से कैटरपिलर है। ये कैटरपिलर इस प्लांट को खा जाता है और इस तरह से इसके ईल्ड को कम कर देता है, मेरा ये प्लांट खराब कर देता है। कौन? ये एक इंसेक्ट है, उसका लार्वा। ये जो मेरा बैक्टीरिया है उसका, जिसका नाम है बैसिलस थिरिनजेनेसिस, ये प्रोटीन बनाता है क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन इस इंसेक्ट के लार्वा को मार देता है। कैसे? जब ये प्रोटीन इसके गट में जाता है, गट यानी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में छेद हो जाता है, ये स्वेल कर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बर्स्ट कर जाता है और ये लार्वा मर जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को मार्केट में बेचते हैं। स्पोर्स, आपको पता है स्पोर के अंदर बैक्टीरिया क्या बोले, डॉर्मेंट कंडीशन में पाया जाता है। आपको पता है बैक्टीरिया असेक्सुअली स्पोर से भी रिप्रोड्यूस करता है, एंडोस्पोर बोलते हैं, उसके अंदर वो चुपचाप से रहता है। ठीक, जैसे स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, बैक्टीरिया उसमें से बाहर आ जाता है। मार्केट में इस बैक्टीरिया के स्पोर्स पाए जाते हैं सैशे। सैशे समझते हैं? प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप ये खरीद के ले आओ और एक पानी लो, पानी में आप इस स्पोर को घोल दो। ठीक है, तो यहाँ स्पोर ग्रीन कलर का था, मैं इसे अभी येलो कर देती हूँ। आप इस स्पोर को घोल दो पानी में। ठीक, अब क्या करो, आप इस पानी का छिड़काव इस प्लांट पे कर दो। ठीक है, ये पानी को स्प्रिंकल कर दो इस प्लांट पे। ठीक है, इसको आप से एक जार है, इससे आपने स्प्रिंकल कर दिया। अब जब ये स्पोर पानी में फूल जाता है और इसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, ये बैक्टीरिया जब इंसेक्ट के गट में जाता है, ये लार्वा के गट में, तो इसके इंटेस्टाइन में होल हो जाता है और ये मर जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया के स्पोर का इस्तेमाल किया इस इंसेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक, रादर देन पुटिंग सम केमिकल्स, इसको दवाइयों से मारने के जगह हमने क्या किया? हमने बैसिलस थिरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। बैसिलस थिरिनजेनेसिस, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका स्पोर, ये देखो इसका स्पोर है, टॉक्सिक है फॉर द लार्वा ऑफ मेनी इंसेक्ट एंड ये इसको मार देता है, बट ये अदर इंसेक्ट के लार्वा को नहीं मारता। स्पेसिफिक है, इस पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेगा, औरों को नहीं मारेगा। जिससे यूजफुल आर्थ्रोपोड्स, यूजफुल इंसेक्ट्स, ये आपके हार्म नहीं होंगे, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल इज, आप बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल बटरफ्लाई का कैटरपिलर। इसमें हम यूज करते हैं माइक्रो बैक्टीरिया बैसिलस थिरिनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट में बीटीपी लिखते हैं, बैसिलस थिरिनजेनेसिस। ये सैशे में यानी कि पैकेट में ड्राई सूखा हुआ फॉर्म स्पोर्स में पाया जाता है। आप इस स्पोर को पानी में मिक्स करो और इसको स्प्रे कर दो उस वेनरेबल प्लांट पे। ठीक है, आप इस पे ऐसे ऐसे स्पोर कर दो जिसमें ये आपका इंसेक्ट का लार्वा इन्फेक्ट किया हुआ है। ठीक, सच एज ब्रासिका फैमिली के प्लांट्स को ये करता है इफेक्ट। बहुत सारे फ्रूट ट्रीज, आप उस फ्रूट ट्री उस प्लांट पे इस केमिकल को, इस पानी को छिड़क दो, केमिकल को नहीं। ठीक, जब ये इंसेक्ट खा लेगा उस लार्वा को, सॉरी इस बैक्टीरिया को,
ये बैक्टीरिया के स्पोर को हमने पानी में मिलाकर छिड़क दिया। जब ये कैटरपिलर उसको खा लेगा, गट में जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज होगा, लार्वा मर जाएगा। द बैक्टीरिया, इस तरह से ये बैक्टीरिया का स्पोर इस लार्वा को मारने में मदद करता है। अदर इंसेक्ट्स इससे अनहार्म्ड होते। हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मैंने बीटी कॉटन पढ़ाते वक्त ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कितना पढ़ा दिया? पहला, लेडी बर्ड बीटल किसको, ठीक है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सबको एक बार रिवाइज कर लो। ये आ गया आपका लेडी बर्ड बीटल। ये किसको, एफिड्स को मारने में यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ड्रैगन फ्लाई को हम लोग यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल मॉस्किटोज। बैसिलस थुरिंजेंसिस को हम लोग यूज करते हैं बटरफ्लाई के लार्वा को किल करने में। 3 हम आपको पढ़ा दिए। अब चौथा पढ़ा रहे, बैक्यूलोवायरसेस। 5 पढ़ाएंगे हम आपको टोटल, राइट? चौथा हम आपको पढ़ा रहे, दैट इज बैक्यूलोवायरसेस। नाउ व्हाट इज दिस बैक्यूलोवायरसेस? बैक्यूलोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है। देखो, ये ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको हम बैक्यूलोवायरस कहते हैं। ठीक, और ये बैक्यूलोवायरसेस की एक खास बात क्या है? ये है बैक्यूलोवायरस। इसकी एक खास बात क्या है? ये वायरस केवल कुछ आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट को ही अटैक करते हैं। ये वायरस केवल कुछ लिमिटेड आर्थ्रोपोड्स एंड लिमिटेड आर्थ्रोपोड्स में आ गया, लिमिटेड इंसेक्ट्स को ही ये वायरस किल करता है। ये अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मलेस है। ये हमारे लिए भी, ह्यूमन के लिए एकदम हार्मलेस है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस को हम यूज करते हैं इन आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। ये वो आर्थ्रोपोड एंड इंसेक्ट हैं जो काफी सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये आर्थ्रोपोड्स जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम जिस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको हम कहते हैं बैक्यूलोवायरसेस। ठीक, इसमें भी, बैक्यूलोवायरस में भी जो वायरस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक, तो ये तो एक ग्रुप ऑफ वायरस है। इसमें से बहुत सारे वायरसेस को मिलाकर बैक्यूलोवायरस ग्रुप में रखा गया है, जिसमें से एक वायरस है जिसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। हेड्रोवायरस, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है टू कंट्रोल मेनी आर्थ्रोपोड एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ प्लांट्स। अब सवाल उठता है, इस ग्रुप ऑफ वायरस को इतना ज्यादा क्यों प्रेफरेंस दिया गया है? इस वायरस की खास बात क्या है? ध्यान से देखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है। ये जो 2 पॉइंट है इसको ध्यान से सुनो। दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब अगर ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से एफिड को मारता है, से हम जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, तो ये एफिड को ही मारेगा, ये आपका ड्रैगन फ्लाई को नहीं मारेगा, जबकि दोनों ही आर्थ्रोपोड्स हैं और क्लोजली रिलेटेड आर्थ्रोपोड है, पर जिसको मारना है केवल उसी को मारेगा। काफी स्पीशीज स्पेसिफिक है ये, अदर स्पीशीज को नहीं मारता, ह्यूमंस को, प्लांट्स को ये हार्मफुल नहीं है। नहीं तो क्या होगा? ठीक, अगर आपने वायरस का छिड़काव कर दिया इस प्लांट में, ठीक, कौन सा वायरस का आपने इस्तेमाल किया? यहाँ पर मैं येलो से बनाती हूँ, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का आपने इस पे छिड़काव कर दिया। ठीक, अब अगर ये प्लांट को मैंने खा लिया, मेरे बॉडी में ये वायरस चला गया और मैं मर गई तो, लेकिन नहीं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। अगर ये पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारता है तो उसी को मारेगा। ये ना तो प्लांट को हार्म करेगा, ना ह्यूमंस को, ना फिश को, ना अदर ऑर्गेनिज्म को। जिसको किल करता है बस उसी को करता है। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। दोनों एक ही चीज है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब काफी पिन पॉइंटेड, इस पर काम करता है तो उसी पर काम करता है। दैट इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक, मतलब ये इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड नहीं है कि इसको भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे, इसको भी नहीं, इसी को मारेंगे। तो अगर इसको मारना है, इसको मारना है,
आप इसको यूज करो, ये बस इसी को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा. दे डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट. इसका सबसे अच्छा चीज है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट, पर इसका नहीं है. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड. क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट आर बैक्यूलोवायरसेस? क्वेश्चन बताते जाते. बैक्यूलोवायरसेस आर अ ग्रुप ऑफ वायरसेस which normally attack arthropod and other insects. What are nucleopolyhedrovirus? Nucleopolyhedrovirus is a type of baculovirus and इसका कुछ आप बताइए, what are the characteristic? They are species specific, narrow spectrum, and they are excellent candidate for insecticidal application. ठीक है. And what are its other advantages? They have no impact on plant, mammal, bird, fish and non-target insects. And where are they mainly used? They are mainly used, यहाँ देखो 2 पॉइंट लिखा है. 1, ठीक, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको येलो हाइलाइटर से दिखा दूं. दे आर नॉर्मली यूज फॉर, लुक एट दिस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है, या दे आर यूज्ड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. इसका मतलब क्या है? पहले तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया समझ लो, फिर वो समझ लेना. सो आई नीड लिटिल स्पेस. फिर से मुझे थोड़ा सा यहां से मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए मुझे, राइट? सो जस्ट सी दिस. इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब ये है कि ये एक एरिया है जो हमारे लिए इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और रेयर प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, ठीक. और हम चाहते हैं, और इसमें कोई इंसेक्ट लग गया है, और हम चाहते हैं कि बस ये एक इंसेक्ट ही मरे और कोई दूसरा मतलब कोई और को हार्म नहीं होना चाहिए. तो उस केस में नॉर्मली हम किसको यूज करते हैं? जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन चल रहा है, जहां स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही मारना है, बचे हुए हार्म नहीं होने चाहिए, वहां पर बैक्यूलोवायरसेस का इस्तेमाल होता है. सेकेंड लिखा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. अब आते हैं व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. नाम से ही पता लग रहा है. मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड यूज कर लूं, फिर बता देती हूँ. व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? ठीक, पेस्ट मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं MANAGEMENT. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IPM. आपको नाम से पता लग रहा है यहाँ पर कुछ पेस्ट को मैनेज करने के लिए हम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. आप बोलोगे मैम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स यहाँ पर हम कुछ नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम दो नेचुरल, ठीक है, एंड हम यहाँ कुछ आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्ट को मैनेज करने के लिए. आप बोलोगे मैम ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? नेचुरल मतलब बाय द यूज ऑफ इट्स प्रीडेटर, है ना. कुछ हद तक हम कंट्रोल करते हैं बाय द प्रीडेटर, यानी कि अगर ये मेरा कोई प्लांट है, इस प्लांट में कीड़े लग रहे हैं, उस कीड़ों को मुझे कंट्रोल में लाना है. मैं थोड़ा फास्ट बना दूं. इसमें कुछ कीड़े लग गए हैं और मुझे इन कीड़ों को कंट्रोल करना है, तो कुछ हद तक तो मैं नेचुरल मेथड से करूंगी. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू रिलीज इट्स नेचुरल प्रीडेटर. इसका नेचुरल प्रीडेटर सपोज एक चिड़िया है, तो मैं चिड़िया को ही यहाँ पर डाल दूंगी ताकि ये इसको खा ले, ठीक. लेकिन अगर मुझे थोड़ा, मैंने बताया ना नेचुरल प्रीडेशन क्या करता है, केवल पेस्ट का नंबर थोड़ा कंट्रोल करता है, इरेडिकेट नहीं करता. और मेरे लिए ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक, तो बचे हुए को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. दैट मीन्स जब हम नेचुरल मेथड, दैट मीन्स प्रीडेटर एंड पेस्टिसाइड दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जैसा जरूरत है, जब जैसा जरूरत है, कितना कंट्रोल करने के लिए क्या चीज का जरूरत है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. आपको नाम से पता लग गया, ठीक. तो बैक्यूलोवायरसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा पहला. एंड सेकेंड हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कंजर्वेशन करना चाहते हैं इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ठीक. सो विद दैट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट कंप्लीट हो गया. नहीं हुआ है, एक और आपका बच गया है, दैट इज फंगस ट्राइकोडर्मा. लास्ट एग्जाम्पल आपका बच गया. ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा, यहां देख लो, मैंने इसका एक ऐसे ही ये तो एग्जैक्टली वही नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही एक फंगस का जाल यहाँ डाल दिया है. फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा.
एंड हमने देखा है कि ये से आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है जिसमें आपके प्लांट्स उग रहे हैं, एंड ये प्लांट का सपोज रूट सिस्टम है, मैं सबको ग्रीन से ही बना दे रही हूँ, सॉइल है ना, एंड प्लांट एंड एवरीथिंग। देखा गया है कि अगर एक फंगस है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ये फंगस जिस सॉइल में पाया जाता है, ठीक है, जिस, ये देखिए फंगस को मैंने येलो कलर से बनाया है, ये फंगस, उसका नाम क्या है, बार बार मैं बता रही हूँ, ट्राइकोडर्मा। ये फंगस है ना नॉर्मली फ्री लिविंग है, सॉइल में अपना अलग से एकदम बिंदास रहता है। देखो यहाँ सॉइल बनाया मैंने, सॉइल में ये फंगस रहता है, फंगस ट्राइकोडर्मा का, यहाँ पे मैंने फोटो भी डाला है। ये फ्री लिविंग है सॉइल में, ठीक। इन सॉइल रूट इकोसिस्टम, ये रूट के इकोसिस्टम में फंगस पाया जाता है, शूट में नहीं। ये फंगस रूट यानी कि जमीन के नीचे नॉर्मली पॉपुलेट करता है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सॉइल में पाए जाने वाले बहुत से पैथोजेंस, सॉइल में पाए जाने वाले बहुत से माइक्रोब्स, जो यहाँ पर अदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ये माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। ये माइक्रोब्स जो प्लांट को हार्म कर सकते थे, ये फंगस उनको किल कर देता है, ट्राइकोडर्मा इनको किल कर देता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स को बहुत सारे हार्मफुल पैथोजन से बचा देता है, माइक्रोब से बचा देता है। तो यहाँ देखो, अनदर बायो कंट्रोल एजेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस इस फंगस ट्राइकोडर्मा, जो फ्री लिविंग है और पाया जाता है रूट इकोसिस्टम में, और ये बहुत सारे प्लांट्स के सॉइल में पाए जाने वाले पैथोजेंस यानी कि माइक्रोब्स को किल कर देता है। इस तरह से ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो विद दिस माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर में जाऊं, वेरी क्विक रिकैप। So what are biocontrol agents? These are, natural, when the biological organisms, they are used to control the pest level in a plant ecosystem, then that is called as biocontrol. Biocontrol is very good क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेस्ट को मारते नहीं, उसको कंट्रोल में लाते हैं, एंड इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल फूड चेन है वो आपका बरकरार रहता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बरकरार रहता है, यानी कि इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। 5 एग्जाम्पल पढ़ना है। लेडी बर्ड बीटल, फटाफट एग्जाम्पल देख लो। लेडी बर्ड बीटल किसके लिए यूज करते हैं, एफिड्स के लिए। सेकंड, ड्रैगन फ्लाई किसके लिए यूज करते हैं, मॉस्किटो के लिए। थर्ड, बैसिलस thuringiensis किसके लिए यूज करते हैं, फॉर बटरफ्लाई का कैटरपिलर। चौथा, बैक्यूलोवायरसेस जिसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, इसको कब किसके यूज करते हैं, आईपीएम में एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम लोग यूज करते हैं। एंड लास्ट वन, फंगस ट्राइकोडर्मा, इसको यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम मेनी सॉइल पैथोजेंस, सॉइल माइक्रोब्स। कंप्लीट, आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। राइट, सेम कहानी है, सेम कहानी है। सुना दूं एक बार पहले आपको मैं, ठीक। नॉर्मली किसी भी सॉइल में जो हम प्लांट्स उगाते हैं, इस प्लांट का यील्ड बढ़ाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जो इस प्लांट्स के यील्ड को बढ़ाता है, ये आर्टिफिशियल केमिकल्स का नाम है फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला, 2-3 तो सेम है। पहला, ये सॉइल को पॉल्यूट करता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है, ठीक है, एंड सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, बंजर बना देता है, ठीक, फर्टाइल। थर्ड, ये बायोमैग्निफिकेशन, अगर फर्टिलाइजर अब्जॉर्ब हो गया, हम इस प्लांट को खाएं तो ये फर्टिलाइजर हम भी खा लेंगे, जिससे आपके डिजीजेस हो सकते हैं, यानी कि ये भी मैग्नीफाई होता है फूड चेन में, ठीक है। सपोज इसको खाया, मैंने कहा ना, सपोज इसको खाया बर्ड ने खाया इसको 10, जब हमने खाया तो हमारे में आते आते कितना हो गया, मे बी 50, तो इसका इफेक्ट इकोसिस्टम में बढ़ता चला जाता है। सपोज फर्स्ट इसको खाया था किसी इंसेक्ट ने खाया था, इंसेक्ट में था ये 5, बर्ड में आ गया, उसको खाया बर्ड ने, बर्ड को खाया ह्यूमन ने, तो ये बायोमैग्नीफाई करता है। फर्टिलाइजर्स के तो सच में बहुत ज्यादा, इसीलिए ना आज के दिन ऑर्गेनिक खाना का इतना क्रेज आ गया है। ऑर्गेनिक खाना मतलब जो बिना फर्टिलाइजर का,
उसमें हम लोग मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर मतलब नेचुरल खाद, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल वाला खाद। इतना ऑर्गेनिक फूड का आ गया है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। फोर्थ, जैसा मैंने बताया था, काफी पैसे लग जाते हैं, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फिर अगर बारिश हो गई, बारिश को कौन से कलर से बनाऊं, से डार्क ब्लू से बना देते हैं। अगर बारिश हो गई, नहीं व्हाइट से बना देते हैं, दिख नहीं रहा है, बारिश हो गई तो ये फर्टिलाइजर बहता हुआ नदियों में चला जाएगा एंड नदी के पानी को भी पॉल्यूट कर देगा। वाटर के इकोसिस्टम को, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी फर्टिलाइजर्स हार्मफुल, पानी में भी जो आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिश वगैरह, उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक। फिर हम जब फिश को खाएंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा। मिला जुला कर फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, या आप केमिकल नहीं डालेंगे, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को डालेंगे। जैसे आपको पता है राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है, छोटे क्लास से पढ़ रहे हो इसलिए राइजोबियम बताया है। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो हवा के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और मटर के पौधे में पाया जाता है। आपको पता है मैं सबको पहले मिटा दूं, जस्ट लेट मी। सो आपको पता है राइजोबियम जो है आपका, ठीक। अब अगर मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाना है, ठीक है, मिट्टी में अगर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाना है, ये मेरे प्लांट्स है और नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाना है, केमिकल मत डालो, ठीक। ये मटर का पौधा है, मटर के रूट्स में ये पाया जाता है राइजोबियम, तो येलो कलर से बना दो राइजोबियम, इसके रूट में पाया जाता है। मटर के पौधे से एक बार जब आपने मटर तोड़ लिया, अब इस प्लांट को इसमें कुचल दो, प्लांट को कुचल दो, तो ये बैक्टीरिया भी क्या होगा, सॉइल में मिल जाएगा और बैक्टीरिया हवा का नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इस तरह से आपको केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। इस बैक्टीरिया, राइजोमियम नहीं बियम, इस बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन का एनहांसमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है केमिकल फर्टिलाइजर डालने से अच्छा है नेचुरल खाद डालें, गोबर डालें, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया डालें जो नेचुरली, है ना, सॉइल को फर्टाइल करता है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। सो लेट अस सी दैट नॉर्मली कौन से ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, आप माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, भूलना मत। आप ये जानना चाह रहे हैं कि माइक्रोब को हम लोग एज वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मेनली 3 ग्रुप ऑफ माइक्रोब है जिसको आप मैन्योर की जैसे एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फर्टिलाइजर जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मोस्टली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ माइकोरिजल एसोसिएशन बनाता है। क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये हायर प्लांट का रूट है और फंजाई इसके साथ एसोसिएटेड है। इस एसोसिएशन को माइकोरिजा कहते हैं। मेनली ये 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, फिर से देख लो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोरिजा को हम लोग यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर। स्टार्ट करते हुए बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स याद करना है, मेडिकल में खूब आएगा, याद रखना, मेडिकल में इसमें से खूब आएगा, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ना होगा। अच्छा, पहला, कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होता है, तो एग्जाम्पल पढ़ लेना। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसको बायो फर्टिलाइजर जैसे यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल में है राइजोबियम। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, दैट्स समथिंग आई डिड रॉन्ग, लिखना चाहिए था। अच्छा हाँ, लिखा तो है, दिस इज राइजोबियम, ठीक है। तो बैक्टीरिया को एज बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होते हैं एंड एज फर्टिलाइजर यूज होते हैं, उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, याद रख लेना। राइजोबियम मैंने कहा ना, ये देखो मटर की रूट पे पाया जाता है, मटर तोड़ लिया और ये जो पौधा है इसको मसल दो मिट्टी में, तो ये बैक्टीरिया मिल जाएगा मिट्टी में और वो मिट्टी नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग होता है, ठीक, और लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऐसा नहीं है कि रूट में पाया जाएगा और नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फ्री लिविंग है। यहां देखो एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, इनको किसी प्लांट से लेन देन नहीं है, ये अपना मस्त अपना अलग रहते हैं और हवा के नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ठीक है। ये हवा के नाइट्रोजन को फिल करते हैं, ये देखो एकदम मस्त रहते हैं, एकदम अलग, किसी प्लांट के रूट से इनको कोई लेन देन नहीं है। इसका 2 एग्जाम्पल पढ़ लेना। तो मैंने कहा बैक्टीरिया को एज बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। सम बैक्टीरिया आर सिम्बायोटिक, एग्जाम्पल याद कर लेना, राइजोबियम। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसमें एजोबैक्टीरियम एंड एजोस्पाइरिलम, पक्का से याद कर लेना, आता है। अब आ जाओ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में वो अभी आपको पता है क्या करता है, ये हवा का नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। पढ़ा था ना क्लास 11 में, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है,
ठीक, जैसे ये नॉस्टॉक है, इसमें कुछ सेल्स ऐसे थिक वॉल्ड हो जाते हैं, इसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्स करता है, आपने पढ़ा था। ठीक, मैं हेट्रोसिस्ट का कलर बदल दूं ताकि आपको याद आ जाए, राइट। ठीक, सो हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे ऑसिटलोरिया, ओलोसीरा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो छोड़ सकते हो। ये है नॉस्टॉक, एंड इसका स्पेलिंग गलत हो गया है यहाँ पर, दिस शुड बी नॉस, NOSTOC, इट शुड बी नॉस्टॉक। ठीक है, इट शुड बी नॉस्टॉक एंड एनाबेना, याद कर लेना, दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। फोर साइनोबैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये जरूर पढ़ लेना, भले ओलोसोरिया आप छोड़ सकते हो। अब आ जाते फंजाई। आपको पता है बहुत सारे हायर प्लांट्स, मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय हायर प्लांट्स, बताओ हायर प्लांट किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट्स कहते हैं। इनके रूट्स में बहुत बार फंगस ग्रो करता है, और इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोरिजा। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद कर लेना, इस फंगस ग्लोमस, ये फंगस ग्लोमस है जो बहुत सारे हायर प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, फंगस का नाम है ग्लोमस। ठीक, और यहां पर ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। तब सवाल उठता है प्लांट फंगस को क्या देता है और बदले में फंगस प्लांट को क्या देता है? तो प्लांट फंगस को क्या देता है, पहले तो आ जाओ, प्लांट फंगस को क्या देता है? ऑब्वियसली फूड देता है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेटिक के खाना बना सकता है, एंड फंगस हेट्रोट्रोफ है, आपको पता है फंगस खाना नहीं बना सकता। तो प्लांट फूड देता है फंगस को, बदले में फंगस क्या देता है? ये सबसे डिटेल्ड माइकोरिजा में बेनिफिट इसी चैप्टर में लिखा है। माइकोरिजा का वर्ड का इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर्स में 11 एंड 12 में, बट एग्जैक्टली फंगस का क्या रोल है, डिटेल्ड फंक्शन इसी चैप्टर में 4 फंक्शन है। पहला, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, या रूट में जो बहुत सारे पैथोजन यानी कि फंगस ग्रो करते हैं, ठीक, या सॉरी नॉट फंगस, रूट में जो बहुत सारे पैथोजेंस है यानी कि बैक्टीरिया वगैरह है जो रूट को हार्म कर सकते हैं, ये फंगस उनको ग्रो नहीं करने देता। आपने पढ़ा था ना भी ट्राइकोडर्मा फंगस, अभी ये भी पढ़ा था ना, ट्राइकोडर्मा फंगस है जो सॉइल के बहुत सारे माइक्रोब्स को मार देता है, जिसकी वजह से रूट बच जाता है बहुत। तो ग्लोमस भी एक ऐसा फंगस है जो माइकोरिजल एसोसिएशन बनाता है, एंड ये रूट के बहुत सारे पैथोजेंस को किल कर देता है। इस तरह से प्लांट को ये रेजिस्टेंस देता है टू दोज पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी। अगर इस मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाए, राइट, कौन सा कलर यूज करूं अब मैं, अगर इस मिट्टी में आपका सलाइन हो जाए, नमक की मात्रा बढ़ जाए, फंगस एक्स्ट्रा नमक को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड प्लांट को टॉलरेट करता है टू सैलिनिटी, टॉलरेंट टू ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखापन। अगर पानी नहीं है मिट्टी में तो फंगस क्या करेगा, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए एक बार सबको क्लियर कर देते हैं। ठीक, कहां बनाए, यहां देखो बना रहे, ये मेरा प्लांट है, ये प्लांट का रूट है, इस प्लांट के रूट में कौन ग्रो कर रहा है, फंगस। अगर इस मिट्टी में पानी की कमी है, फिर से देखो, मिट्टी में पानी की कमी है, पानी बहुत कम है, ठीक, ये फंगस दूर दूर तक फैल जाता है, फंगस दूर दूर तक फैल जाता है और पानी इकट्ठा कर करके प्लांट को देता है और प्लांट को ड्रॉट रेजिस्टेंट यानी कि सूखा रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, तो ये पैथोजन से बचाता है, सैलिनिटी टॉलरेंट बनाता है, ड्रॉट सॉल्वेंट बनाता है, एंड ओवरऑल ये प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज कर देता है। देखो यहां पर विदाउट फंगस है, यहां विथ फंगस है, देखो प्लांट की ग्रोथ में कितना सारा चेंज आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ द फंजाई, ये एक माइक्रोब है और इस तरह से वो प्लांट्स के लिए एज बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, दैट मीन्स माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। विद दैट हमारा topic microbes as biofertilizers and this chapter has come to an end. इससे पहले हम आपको गुड बाय बोले, क्विक रिकैप।
माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, नॉर्मल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, कॉस्टली है, हेल्थ हैजार्ड्स हैं, उसके लिए हम लोग नेचुरल माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर मेनली 3 कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स में आता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया में आपको कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जरा फटाफट एक बार बैक्टीरिया के एग्जांपल देख लो। तो बैक्टीरिया के एग्जांपल में आपको पढ़ना है सिम्बायोटिक में राइजोबियम, फ्री लिविंग में एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर, ठीक। साइनोबैक्टीरिया में आपको पढ़ना ऑसिटोलोरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, एंड माइकोरिजा में आपको पढ़ना है फंगस ग्लोमस, और साथ में पढ़ना है फंगस क्या क्या बेनिफिट देता है, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक्सप्रेस करो, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ते रहो। अगर सोच लिया है डॉक्टर बनना है तो बनकर दिखाएंगे, आई विल एंड आई कैन, ये वाला मोटो के साथ पढ़ते रहिए। डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। हम वहाँ काफ़ी एक्टिव हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट जो मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर को कहीं डाइल्यूट मत होने दीजिए, फोकस को मत हटने दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट का, आपको पता है मेरा लेक्चर में हम 10 ईयर्स के बोर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा एम यहाँ पर है आपको बोर्ड में फुल मार्क्स आए एंड मेडिकल में भी फुल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सके। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा 10 ईयर्स बोर्ड पेपर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर, ताकि आपको पता लग जाए नॉर्मली क्या क्वेश्चंस आते हैं और उससे बड़ी बात उसको लिखा कैसे जाता है। हमारे बोर्ड पेपर डिस्कशन में हम ओरिजिनल सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 ईयर्स का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर्स इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक। उसको जाने बिना नो पॉइंट स्टडिंग, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वील गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो ये दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा, तब तक पढ़कर रखिए ताकि क्वेश्चन आंसर सेशंस को आप अटेम्प्ट कर सके। सो कीप स्टडिंग, वील मीट वेरी सून। टिल देन I'm signing off with my best wishes. Good luck and good